ब्रिटिश अधिनियम और नीतियाँ 578 नंबर है। ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ था? तो 1850 में पारित किया गया था। लेक्स लोसी एक्ट 1850 एक भारतीय कानून था जिसने उन लोगों को अपने पूर्वजों की संपत्ति विरासत में प्राप्त करने की अनुमति दी जो किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए थे। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत पारित किया गया एक कानून था जिसने उन लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी कानूनों को समाप्त कर दिया था जो किसी अन्य धर्म या जाति में परिवर्तित हो गए थे। नया कानून हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हुए हिंदुओं को समान अधिकार प्रदान करता था, विशेष रूप से विरासत के मामलों में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? तो उस टाइम 1919 में केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था। भारतीय विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए और नई विधानसभा का उद्घाटन 9 फरवरी 1921 को हुआ। पहली और दूसरी विधानसभाओं को 3 साल के कार्यकाल के भीतर ही भंग कर दिया गया। तीसरी, चौथी और पांचवी विधानसभाओं का कार्यकाल उनके सामान्य कार्यकाल से आगे बढ़ा दिया गया। पांचवी विधानसभा का कार्यकाल सबसे लंबा था जो 10 साल का था। छठी विधानसभा 1946 से 47 वास्तव में भंग नहीं हुई थी बल्कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत 14 अगस्त 1947 को स्वतः ही समाप्त हो गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में न्यायाधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था? तो व्यापार विवाद अधिनियम 1929 में एक ऐसा कानून था ये जिसका उद्देश्य औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करके उन्हें समाधान करना था। भारत सरकार अधिनियम 1912 बंगाल प्रांत के एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित था। सहमति आयु अधिनियम 1891 ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया। तो सहमति आयु अधिनियम जो कि 1891 में था, जो विवाह की आयु थी महिलाओं की 12 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 भागीदारी से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करता है। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 से। निम्नलिखित मुख्य प्रावधान थे 1858 के अधिनियम में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन शासन के अधीन हो गया। भारतीय मामलों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश सरकार में एक नया पद भारत के लिए राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सृजित किया गया। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। सही है। उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की। ये भी सही है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। तीनों ही सही है। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को शासन में शामिल करने की दिशा में एक कदम के रूप में पेश किया गया था। वायसराय लॉर्ड मिंटो और राज्य सचिव जॉन मार्ले के नाम पर इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया। वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के टाइम शिक्षा से संबंधित था। 1854 में वुड का घोषणा पत्र सर चार्ल्स वुड द्वारा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया। एक औपचारिक पत्र था जिसमें भारत में शैक्षिक सुधार की योजना की रूपरेखा दी गई थी।
इसने सिफारिश की कि प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया जाए, माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं दोनों का उपयोग किया जाए और कॉलेजों में अंग्रेजी का उपयोग किया जाए। इसे अक्सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1984 के तहत इसे लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के बारे में बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में पेश किया गया था। प्रावधान इसमें ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण दिया। इस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की? तो भारत सरकार अधिनियम ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की, जिसका अर्थ था कि गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन की शुरुआत की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ईसाई मिशनरियों को भारत में नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने की अनुमति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया? तो 1773 ईस्वी में विनिमय अधिनियम आया था। यह अधिनियम जून 1773 में पारित किया गया। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी की अर्ध संप्रभु स्थिति की प्रतिक्रिया थी। इसे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बनाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनी के प्रशासन को संबोधित करना था, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं था। 1784 में ईस्ट इंडिया अधिनियम को अधिक क्रांतिकारी सुधार के रूप में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियाँ दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? यह रॉलेट एक्ट 1919 था। रॉलेट एक्ट 1919 यह अधिनियम एक्ट 10 मार्च 1919 को पारित हुआ था, जिसे भारत में राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम का महात्मा गांधी ने विरोध किया। भारत अनुबंध अधिनियम 1872 भारत में अनुबंधों और समझौतों को नियंत्रित करता है। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 आपराधिक जनजातियों को लक्षित किया गया और 1952 में निरस्त कर दिया गया था। भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 ब्रिटिश भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश भारत ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया। यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बनाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का प्रारूप लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था तथा इस प्रारूप को लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा कौन सा अधिनियम बनाया गया था जो आग्नेयास्त्रों फायर आर्म्स के निर्माण, बिक्री, अधिकार और परिवहन को नियंत्रित करता था? तो सशस्त्र अधिनियम 1878 का। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 इसे भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन के अधिकार के तहत अधिनियमित किया था। तो लिटन ने 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पेश किया। इसने भारतीयों को सरकारी लाइसेंस के बिना आग्नेय शस्त्र रखने, उत्पादन करने या बेचने से प्रतिबंधित कर दिया। यह अधिनियम भेदभावपूर्ण था क्योंकि यह ब्रिटिश, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और कुछ सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होता था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट से बन गया था।
विनिमय अधिनियम 1773। यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स (PRB) अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित इनेक्टेड किया गया था? तो प्रेस अधिनियम ये 1867 में आया था। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (PRB) अधिनियम 1867 एक कानून था जो भारत में पुस्तकों और समाचार पत्रों के मुद्रण, प्रकाशन और पंजीकरण को नियंत्रित करता था। यह अधिनियम औपनिवेशिक काल के दौरान पारित किया गया था और इसका उद्देश्य प्रकाशन के लिए कई प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को लागू करके मुक्त भाषण को सीमित करना था। ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो चीन के साथ व्यापार पर अधिकार समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट से। 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट ने कंपनी के वाणिज्यिक संचालन को समाप्त कर दिया, जिससे यह भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की देखरेख करने वाली एक प्रशासनिक संस्था बन गई। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1883 में निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को न्यायालयों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी? तो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, उसने दी थी। 1883 में लॉर्ड रिपन वायसराय के कार्यकाल के दौरान सर कॉर्टेन इल्बर्ट द्वारा पेश किया गया था। इसने भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश और यूरोपीय नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाने का अधिकार देने का प्रयास किया। द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। तो 1833 के चार्टर एक्ट से दी गई थी। 1833 का चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, जिससे सैन्य और नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण केंद्रीकृत हो गया। थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसमें कृषकों को सीधे सरकार का वार्षिक कर देना पड़ता था, निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य प्रांत में प्रचलित था? तो ये तमिलनाडु में प्रचलित था। रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 के कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई थी। रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत किसानों द्वारा भूमि राजस्व सीधे राज्य को भुगतान किया जाता था। यह दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित थी, जिसे सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया। बाद में इसे महाराष्ट्र, बरार, पूर्वी पंजाब, कुर्ग और असम तक बढ़ाया गया। महालवाड़ी प्रणाली 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी।